Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. Today we are going to discuss about social anxiety disorder. What is social anxiety disorder? ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो कि हमारी अब रवायत बन चुकी है कि हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख के फिर एक दो केस स्टडीज़ देखते हैं और फिर हम लोग उसको अच्छे से समझने के बाद रिस्क फैक्टर्स, प्रोग्नोसिस, प्रिविलेंस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वीडियोस देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है टिपिकली। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमें देखने को मिलता है कि उस इंसान में एक या एक से ज़्यादा सोशल सिचुएशंस में जब उसको एक्सपोज किया जाए तो वो उधर अच्छे से परफॉर्म ना कर सके, उसको उस चीज़ का डर हो, फियर हो। ठीक है, उसमें क्या आ गई है, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या है, कन्वर्सेशन और मीटिंग अनफेमिलियर पीपल के जो लोग उसके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, जिनसे वो पहले नहीं मिला, उनसे मिला नहीं जाता, या फिर उनसे कन्वर्सेशन नहीं की जाती, उनसे बातचीत नहीं उससे की जाती। उसको हमेशा यही डर रहता है कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ तो मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मैं पी रहा हूँ तो मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, मैं कुछ दूसरों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो भी मुझे जज किया जा रहा है। गिविंग अ स्पीच, ठीक है, जैसे कि अगर वो लोगों के सामने स्पीच दे रहा है, नाच शात पढ़ रहा है या फिर कोई भी चीज़ कर रहा है जो सब लोगों के सामने कर रहा है और उसको लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, तो वो भी उसको लगता है कि लोग जो उनसे हैं वो मुझे घूर रहे हैं। अगर वो खा भी रहा है तो उसको यही लगेगा कि लोग मेरी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं और मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों में ये एंजाइटी जो उनसे होती है वो अकर इन पीस सेटिंग्स, नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद अडल्ट्स। कि अब अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में ये अपने पीस के साथ भी होगा, अपने साथियों के साथ भी होगा, सिर्फ बड़ों के साथ ही नहीं होगा, अपने साथियों के साथ भी होगा। जब वो अपने पीस में बैठेंगे, अपनी ही हम एज में बैठेंगे, उनके साथ जब वो उनके साथ भी उन लोगों को इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ भी उन लोगों को फियर होगा कि ये लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हैं, मैं उनका मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना। और जब वो घरों में बैठेंगे तब तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये लास्ट लाइन है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद अडल्ट्स। अच्छा, उसके बाद है बी क्राइटेरिया। बी क्राइटेरिया में है कि द इंडिविजुअल फियर्स दैट ही और शी विल एक्ट इन अ वे और शो एंजाइटी सिम्टम्स दैट विल बी नेगेटिवली इवेलुएटेड। कि इसमें ये चीज़ है कि वही मैंने वैसे ये पीछे ए में भी बता दिया हुआ है कि उनको ये डर रहता है कि लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको नेगेटिवली इवेलुएट कर रहे हैं, और उसको यही उसका डर होता है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, मनफी सोच रहे हैं, मुझे मनफी तौर पर जज कर रहे हैं, यही इनका डर होता है। उसके बाद सी में द सोशल सिचुएशंस ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर एंड एंजाइटी। और जब भी वो लोग सोशल सिचुएशंस में जाएंगे उनकी एंजाइटी, उनका फियर जो है वो प्रोवोक होगा। बच्चों में ये एंजाइटी और फियर कैसे होते हैं कि वो लोग रोना शुरू कर देते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, कभी फ्रीज हो जाते हैं, क्लिंकिंग हो जाते हैं, श्रिंकिंग हो जाती हैं, फेलिंग टू स्पीक इन सोशल सिचुएशंस, रोएंगे, चीज़ें उठा उठा फेंकेंगे, टेंट्रम शो करेंगे, बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाएंगे एक ही जगह में, बिल्कुल फ्रीज़, कोई रिएक्शन, कोई हिलना जुलना नहीं करेंगे, क्लिंकेंगे। या तो फिर वहाँ पे अगर उनका कोई फैमिलियर पर्सन होगा जिसके साथ उसकी रेपो बिल्ड हुई होगी, उसको ही क्लिंकिंग बिहेवियर उसके लिए शो करेंगे। और श्रिंकिंग, यहाँ पे वो बिल्कुल ही छुप छुप के बैठेंगे। ठीक है, और उनसे कन्वर्सेशन नहीं होगी उस सोशल सिचुएशन में, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद डी देख लेते हैं, सोशल सिचुएशंस आर रिवॉर्डेड और इंड्योर्ड विद इंटेंस फियर और एंजाइटी। कि पैन नंबर 1 में या तो वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश किया जाएगा। अगर वो सोशल सिचुएशंस अवॉइड नहीं होंगे उस बंदे से, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर्स, मतलब खौफ और बेचैनी के साथ, उस इंटेंस खौफ और बेचैनी के साथ उसको बर्दाश्त करेगा। उसके बाद द फियर और एंजाइटी इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल थ्रेट पोस्ड बाय द सोशल सिचुएशंस एंड टू द सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये फियर और ये एंजाइटी जो सी होती है, ये एक्चुअल थ्रेट जो सा होता है जो सोशल सिचुएशंस में या सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में इसमें आता है, उनसे ज़रा हटके होता है। द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ परसिस्टेंट। अब ये फियर, ये एंजाइटी और अवॉइडेंस जो सी होती है ये परसिस्टेंट होती है, मुसलसल जारी रहती है, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 6 महीने। 6 महीने के बाद ही हम ये डायग्नोसिस जो से सजेस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद है द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। कि ये फियर और ये एंजाइटी जो सी है और ये अवॉइडेंस जो सी है, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस को कॉज करिए उसके अकेडमिक्स में, उसके ऑक्यूपेशनल में, सोशल में, या उसके दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है जहाँ पे उसको
अच्छे से चीज़ों को अचीव करना चाहिए, अच्छे से फंक्शनल होना चाहिए, वहाँ पे इस एक फ़ियर की वजह से, सोशल फोबिया की वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस कर देते हैं कि ये डिस्ट्रेस कोस कर रही है उस पर्सन के लिए। उसके बाद द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस एंड अदर मेडिकल कंडीशन, के ये किसी सब्सटेंस यूज़ का इफेक्ट ना हो, लाइक ड्रग अब्यूज़ और मेडिकेशन वगैरह का इफेक्ट ना हो, या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन ऐसी ना हो जिसकी वजह से वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हो। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम इसको फोबिया, पैनिक और काफ़ी चीज़ों के साथ डिफरेंशिएट करेंगे अगर मेंटल डिसऑर्डर्स के हिसाब से देखेंगे तो। अब यहाँ पे वही आ गई आई में कि ये फियर, ये एंजाइटी और ये अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशंस जो सी है ना, ये कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर एक्सप्लेन ना कर रहा हो, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया विद नेगेटिव सिम्पटम्स स्पेसिफिकली अगर हम देख लें, या फिर हम कोई दूसरा एंजाइटी, डिप्रेशन देख लें, स्पेशली आफ्टर डिप्रेशन हम पैनिक देख लें, पैनिक के बाद हम कोई भी दूसरी चीज़ उनसी है अगोराफोबिया देख लें, तो उन सब से ये डिफरेंट हो। मेंटल डिसऑर्डर्स, वो वाले मेंटल डिसऑर्डर्स इसके सिम्पटम्स को डिफाइन ना कर रहे हों, ये चीज़ हमने डिफरेंशिएट करनी है। पैनिक, बॉडी डिस्मॉर्फिक और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया हुआ है, ऑटिज्म से, बॉडी डिस्मॉर्फिक से और पैनिक डिसऑर्डर से पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट करना चाहिए। उसके बाद मेडिकल कंडीशंस देख लेते हैं, लाइक पार्किंसंस डिजीज़, ओबेसिटी, डिसफिगरमेंट विद फ्रॉम बर्न्स और इंजरीज़, कि कोई ऐसी इंजरी हुई है, कोई ऐसा बर्न वगैरह हुआ है जिसकी वजह से डिसफिगरमेंट हो गई है, इस वजह से वो शायद अब सोशल में नहीं जाना चाह रही कि लोग मेरी इस इंजरीज़ की वजह से, इस बर्न मार्क की वजह से, इस ओबेसिटी की वजह से, इस पार्किंसंस की वजह से मुझे जज करेंगे, नेगेटिवली जज करेंगे। ठीक है, तो ये मेडिकल कंडीशंस भी हमने देखनी है कि इन मेडिकल कंडीशंस की वजह से फियर, एंजाइटी, अवॉइडेंस आ रही है, अगर आ रही है तो वो क्लियरली अनरिलेटेड है और इज़ एक्सेसिव, कि वो यहाँ तो अनरिलेटेड होनी चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम ज़रा प्रिवलेंस भी देख लेते हैं। आफ्टर प्रिवलेंस फिर हम ये वाला वीडियो का पार्ट एंड करेंगे और फिर हम रिस्क फैक्टर्स और बाकी सारी जो सी हमारी होती हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। उसके बाद इसकी प्रिवलेंस जो सी होती है वो 12 मंथ्स प्रिवलेंस देखी गई है 7% ऑफ US पॉपुलेशन में। ठीक है, और इसी तरह मज़ीद डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो क्लस्टरिंग की गई है इस डिसऑर्डर की वो है 0.5% टू 2.0%। उसके बाद मीडियन प्रिवलेंस जो देखा गया यूरोप में वो है 2.3%। प्रिवलेंस अपीयर्स टू बी इंक्रीज्ड इन द US एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़, की इसकी प्रिवलेंस जो सी है वो US में और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है कि ज़्यादा है उधर ना। अब इसकी प्रिवलेंस जो सी यंग एडोलसेंस में है, जो कि एडोलसेंस की एज 13 to 17 ईयर्स हम कर लेते हैं, रफली हाफ दोज इन अडल्ट। ठीक है, और प्रिवलेंस जो सी है 65 के एज में इसके प्रिवलेंस जो सी वो डिक्रीज है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 to 7% है ओल्डर अडल्ट्स में इसकी प्रिवलेंस। ठीक है, और हायर रेट्स जो से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के वो वुमेंस में पाए गए हैं देन मैन, के फीमेल्स में ज़्यादा है इसकी प्रिवलेंस एज़ कम्पेयर टू मेल्स इन जनरल पॉपुलेशन, और वहाँ पे रेंज है 1.2 टू मेल्स टू 2.2। ठीक है, ये उसकी है। जनरल डिफरेंसेस इन प्रिवलेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन एडोलसेंस एंड यंग अडल्ट्स, या एडोलसेंस एंड यंग अडल्ट्स में ये ज़्यादा पाया गया है, वो फीमेल्स में ये ज़्यादा है बनिस्बत मेल्स के। ठीक है, और ये ओल्ड एज में लाइक 65 की, आफ्टर 65 इसकी प्रिवलेंस डिक्रीज़ कर रही है। उसके अलावा केस एक डिस्कस कर लेते हैं हम। एक बच्ची है, हर एज इज़ राउंड अबाउट 15 एंड शी टोटली डिडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, अपना सर झुकाए के बैठे रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, सलाम का जवाब, आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं करना, और काफ़ी रिजर्व्ड सी, और वो श्रिंकिंग बिहेवियर होता है उसका, जैसे अपने पीछे पड़े ना, श्रिंकिंग बिहेवियर होता है उसको, उस तरह श्रिंक करके बैठी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं। ठीक है, इवन बोलना भी बहुत ज़्यादा लाइट, और बोलना उस बंदे के साथ जिसके साथ उसकी रैपो बिल्ड हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट से उसने बोलना होता है। ठीक, तो ये थी एक सोशल फोबिया की एग्जांपल। एक बच्चा है राउंड अबाउट 10 नहीं आई थिंक 7-8 का वो बच्चा होगा, और वो स्कूल नहीं अकेले जा सकता, घर से बाहर नहीं अकेले जाना, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जाना है या पेरेंट्स को अपने सामने रखना है। यहाँ पे क्या है, अब इसको यहाँ पे हमने सेपरेशन डिसऑर्डर से भी डिफरेंशिएट करना था, और
सोशल फ़ोबिया से भी डिफरेंट। सोशल फ़ोबिया में इसको अगर हमने लेके आना था तो हमने सप्रेशन जो से ना सप्रेशन एंजाइटी, उससे इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो सप्रेशन एंजाइटी से उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया कि घर में तो उसके पेरेंट्स मौजूद है, लेकिन घर में भी कोई अगर कोई बाहर से बंदा आता था तो वो घर में भी फिर एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेता था, या फिर उनके जो बाहर से बंदा आया होता था उनके सामने नहीं जाता था, उनके सामने बोल नहीं सकता था। अगर वो किसी बाहर पे आए बंदे के सामने बैठ भी जाता था तो अपने पेरेंट्स को कानों पे बातें करता था, ठीक है। टेंट्रम्स वैसे शो करता था, अगर उसके पेरेंट्स उसको एक्सपोजर देना चाहते थे तो पेरेंट्स पे हीटिंग बिहेवियर और इस तरह का करता था, चीखना चिल्लाना रोना शोना। तो ये क्या हो गया था, उसका टेंट्रम हो गया था। तो इस तरह सोशल फ़ोबिया को हमें सेपरेशन एंजाइटी के साथ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा पैनिक डिसऑर्डर के साथ, इन सब चीज़ों के साथ भी डिफ्रेंशिएट करना है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हम देखते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम टेम्परामेंटल देख लेते हैं। टेम्परामेंटल में है कि उसकी कुछ प्रीडिस्पोजिंग ट्रेड्स हो ऑफ न्यूरोटिज्म, ऑफ लो एक्स्ट्रावर्जन। लो एक्स्ट्रावर्जन मीन कि वो में भी इंट्रोवर्टेड हो, वो पर्सन इंट्रोवर्टेड है और नेगेटिव इफेक्टिविटी है उस बंदे में। अब उसको पसंद नहीं है काफ़ी लोगों से मिलना या काफ़ी ऐसे बिहेवियर शो करना, कहीं ना कहीं रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है, और तो और उसको डर है कि लोग उसको नेगेटिवली इवेलुएट करेंगे और वो इमोशनल डैमेज बीइंग नेगेटिवली इवेलुएटेड इज़ समथिंग एनीवन कैन अवॉइड। कि इवन मैं और आप भी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहें कि कोई हमें नेगेटिवली इवेलुएट ना करें। फिर वो लोग तो फिर जाहिर सी बात है सेंसिटिविटी लेवल हम डिस्कस करें कि उनमें ज़्यादा है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर ये देखेंगे कि अगर उनको खौफ है कि लोग हमें नेगेटिवली इवेलुएट करेंगे तो उस खौफ को वो अवॉइड भी करेंगे कि वो काम ही ना करें। तो इस वजह से फिर वो सोशली हार्म अवॉइडेंस के चक्कर में फिर वो सोशल नहीं हो पाते या नहीं होना चाहते, अवॉइड करते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट जो सी होती है, ये कंसिस्टेंटली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की हाई नेगेटिव इफेक्टिविटी होती है और न्यूट्रिज्म होती है, या न्यूट्रिज्म और लो एक्स्ट्रावर्जन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम ये चीज़ देख लेते हैं कि नेगेटिव सोशल एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं, या फिर पीर विक्टिमाइजेशन रही है, या फिर चाइल्डहुड मार ट्रीटमेंट रहा है, या फिर कोई ऐसे एडवर्सिटी रही है उसकी लाइफ में जो कि रिस्क फैक्टर बन गया है, जो कि हम बात कर सकते हैं पर्सिपिटेटिंग फैक्टर बन गया उसकी इस बिहेवियर का, ठीक है। अब अगर हम आगे एक एग्जांपल है लाइक अफ्रीकन अमेरिकन्स, कैरिबियंस, ब्लैक जो से हैं, उन सब यूनाइटेड स्टेट में हर जगह ना डिस्क्रिमिनेशन है, इथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, ठीक है। तो अब रेसिज्म और इथनिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्या एसोसिएट करता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक। उधर ब्लैक और वाइट का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम लोग अपने कल्चर्स में देख लेंगे, ये चीज़ तो हमारे कल्चर्स में भी है कि हम उसके अपीयरेंस के चक्कर में, उसके अपीयरेंस को लेके, उसके खाने पीने को, उसकी हैबिट्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ के उसको उस चीज़ से बुली करते हैं, तंग करते हैं कि आप ये करते हो, आप वो करते हो, और वो बंदा फिर इस हद तक तंग करते हैं उस बंदे को जब तक वो हमें अवॉइड करना ना शुरू कर दे, ठीक। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें लोगों को एक्सेप्टेंस देना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में आ सकता है कि उसकी ट्रेड्स में ही प्री डिस्पोजिंगली बिहेवियरल इनहिबिशन है जो कि जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। जो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स, एज ऑलवेज आई विल आंसर। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।